क्लास देखिए, परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिएगा परसेंटेज के। और इस वीडियो के बाद में हम लोग अगला टॉपिक प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, यदि जिन लोगों को बीच में छूट गया, तो प्रॉफिट लॉस वाले जो वीडियो आएंगे उसमें रेगुलर रहिएगा आप लोग। यही कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास, यहाँ पे पास लिखिए, ठीक है, गाय और भैंस दो कुछ नहीं है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हीं पे आधारित है। जो फेलो पास वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेम उन्हीं पे आधारित है। अब देखिए, कह रहा है 60% परिवारों के पास एक गाय है। तो आपसे एक गाय बोला गया है, केवल एक गाय बोला गया, तो एक गाय बोला गया, केवल की बात नहीं हुई। तो इसका मतलब 60% टोटल ऐसे परिवार हैं जिनके पास कम से कम एक गाय है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। तो हमने ये वाला जो डायग्राम है गाय का बना लिया और ये भैंस का बना लिया। यानी टोटल कितने लोगों के पास एक गाय है? 60% परिवार के पास एक गाय है। कितने लोगों के पास एक भैंस है? तो 30% परिवार के पास एक भैंस है। 15% परिवार के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो 15% के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गाय वाले टोटल कितने परिवार हैं? 60%, जिसमें से 15% यहाँ पहले हो चुका, तो केवल एक गाय वाले कितने परिवार हो गए? 45%। भैंस वाले टोटल कितने परिवार हैं? 30%, जिसमें 15% के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। तो केवल 15% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास केवल एक भैंस है। अब ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास केवल एक गाय, कम से कम एक गाय अथवा एक भैंस है? तो 45, 15, 60, 15, 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कम से कम एक गाय या एक भैंस है, या दो गाय दो भैंस, या फिर एक गाय एक भैंस दोनों है। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक गाय या एक भैंस है, या फिर एक गाय एक भैंस दोनों है। तो बच्चे कितने? 25% परिवार ऐसे बच्चे जिनके पास ना तो कोई गाय है ना ही भैंस है। परिवार गांव में कुल परिवार कितने हैं? 96। 96 का 25% निकालिए, 25/100, 1/4 निकालेंगे। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक कंपनी में 55% मजदूर चाय और 45% कॉफ़ी तथा 40% दूध पसंद करते हैं। तो बताओ, चाय पसंद करने वाले कुल कितने मजदूर हैं? 55%। कॉफ़ी पसंद करने वाले कुल कितने हैं? 45%। दूध पसंद करने वाले कितने हैं? 40%। ज़रा देखिए, ये चाय वाले, ये कॉफ़ी वाले और ये दूध वाले। ठीक है, अब बताइए टोटल कंपनी में चाय वाले टोटल कितने परसेंट है? चाय यानी इस डायग्राम के अंदर टोटल 55% होना चाहिए, यानी चाय वाले टोटल 55% मजदूर है। कॉफ़ी वाले टोटल कितने हैं? 45%। तो कॉफ़ी वाले के अंदर टोटल कितना रहना चाहिए? 45% रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूध वाले टोटल कितने हैं? 40%। दूध वाले डायग्राम के अंदर टोटल कितना रहना चाहिए? 40% रहना चाहिए। उनमें से 20% चाय और दूध। देखिए, इनमें से 20% जो है वो चाय और दूध। तो यहाँ पे चाय और दूध बोला गया है, केवल चाय और दूध। तो चाय और दूध तो हो सकता है चाय दूध के साथ कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, यानी इस वाले हिस्से में कितना आएगा? टोटल 20%। इस वाले हिस्से में 20% आएगा। केवल की बात नहीं की गई। देखिए, 20% चाय और दूध का मतलब क्या है? चाय और दूध हो सकता है, साथ में कॉफ़ी भी। तो इस इतने हिस्से में कितना आएगा? 20% आएगा। उसके बाद में देखिए, तथा 25% चाय तथा कॉफ़ी दोनों। चाय और कॉफ़ी वाले टोटल कितने हो गए? 25%, यानी इस हिस्से में 25% आएगा। अब यहाँ पे केवल चाय कॉफ़ी बोला जाता तो यहाँ पे ये वाला हिस्से में 25% आता, लेकिन चाय और कॉफ़ी वाले टोटल बोले गए हैं, ना कि केवल बोले गए हैं। तो 25% इतने हिस्से में आएगा। और 20% कॉफ़ी और दूध, यानी कॉफ़ी और दूध वाले यहाँ पे कितने आएंगे? 20%। अब बोला गया 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी ये वाला हिस्से में कितना परसेंट आ जाएगा? 15% आ जाएगा। 15% ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो इस हिस्से में 15% आ गए। अब बताओ, चाय और दूध वाले में टोटल कितने आएंगे? चाय और दूध वाले में 20% आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20% आएगा। तो 15% यहाँ पे आ चुका, तो बचा कितना? 5%। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी और दूध वाले में कितने हैं? कॉफ़ी और दूध
20% कॉफ़ी और दूध वाले, यानी इस हिस्से में कॉफ़ी और दूध वाले में 20% आएगा, जिसमें 15% पहले आ चुका, बचा कितना 5%। ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है, 15%। उसके बाद में चाय और कॉफ़ी वाले कितने हैं, 25%, यानी इस हिस्से में 25, तो 15 यहाँ पे आ चुका, बचा कितना 10%। अब बताइए टोटल चाय वाले कितने थे, 55 थे, तो यहाँ पे ये 10% लिखा हुआ है, 10%, ठीक है। तो 10, 15, 25, 5, 30 हो गया, तो केवल चाय वाले कितने बचे, 25%। देखिए 10, 15, 25, 5, 30, तो केवल चाय वाले कितने बचे, 25%। अब बताइए कॉफ़ी वाले कितने हैं, 45 हैं, तो 10, 15, 25, यहाँ पे ये 15% लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों वाले कितने दिए गए, 15% में, जो वैसे हैं जो तीनों चीज़ें पसंद करते हो, 15, 10, 15, 25, 5, 30। तो कॉफ़ी वाले 45 थे टोटल, तो बचा कितना, केवल कॉफ़ी वाले 15% बचे। भाई इसके अंदर 45 आएगा, जिसमें 10 यहाँ पे आ चुका, 15 यहाँ, 25, 5, 30, तो केवल कॉफ़ी वाले कितने बचे, 15%। और दूध वाले कितने हैं, 40%। तो 10, 15, 25, 15, 5, 20, 5, 25, 15, 5, 20, 5, 25% हो गए, तो केवल दूध वाले कितने बचे, 15%। अब बताइए, तो आपसे पूछा गया तो उन मजदूरों का परसेंटेज क्या करें जो इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। अब देखिए, केवल चाय पसंद करने वाले, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले, केवल दूध पसंद करने वाले, यानी कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले, फिर यहाँ पे कम से कम दो पसंद करने वाले, फिर तीनों पसंद करने वाले, तो बच्चे कौन से, जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो सारा परसेंटेज जोड़ करके हम सब उससे माइनस करते हैं, तो 100 में से कितना माइनस करिए, देखिए 25, 5, 30, 15, 45, 10, 55, 15, 70, 5, 75, 15, 90%। तो 90% ऐसे हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। तो बच्चे कितने, 10% ऐसे बच्चे जो कुछ भी पसंद नहीं करते। देखिए 25, 5, 30, 15, 45, 5, 50, 15, 65, 10, 75, 15, 90, 90% ऐसे हो गए जो कम से कम एक पदार्थ या दो पदार्थ या तीनों पदार्थ पसंद करते हैं। तो बच्चे कितने, 10% ऐसे बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में भी देखने को मिल जाता है, तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी ये काम आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाएगी। तो देखिए जरा, जनसंख्या है कितनी गाँव की, 5,000, और बढ़ के हो कितनी जाएगी, 5600, कितनी बढ़ जाएगी, 600 बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप नेट इंक्रीमेंट देखिए, टोटल पॉपुलेशन पे नेट इंक्रीमेंट कितना आ रहा, 600 का परसेंटेज हम लोग 5000 के कंपैरिजन में निकालेंगे, तो 600 बटा 5000 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो नेट इंक्रीमेंट 12% हो, नेट इंक्रीमेंट कितना है, 12%। गाँव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। तो नेट इंक्रीमेंट कितना है जनसंख्या में, 600 का। 600 का इंक्रीमेंट किस पे, 5000 पर, 600 का परसेंटेज 5000 के कंपेरिजन निकालो, 600 बटा 5000 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 12%। अब देखिए पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि है और स्त्रियों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि है। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ रही, 12%। 10-12 का डिफरेंस 2, 15-12 का डिफरेंस 3। तो हमारे हिसाब से देखिए जनसंख्या में, ये जनसंख्या में इंक्रीमेंट किसका था, पुरुषों की जनसंख्या मेल में, और ये फीमेल में। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 3:2। टोटल जनसंख्या है कितनी, 5000। तो 5000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 5:5000 के बराबर, 1:1000 के बराबर। तो 3:3000 के बराबर, यानी पुरुष जनसंख्या 3000 और महिला जनसंख्या 2000। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये एलिगेशन मेथड आपने लगा लिया, गाँव की जनसंख्या 5000 थी, पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 15%। तो हमने नेट इंक्रीमेंट देखा, नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट 12% आया, इसे बीच में रखा, 10-12 का डिफरेंस 2, 15-12 का डिफरेंस 3, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 आ गया। 3:2 में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया, 5:5000 की इक्वल टू 1:1000 की इक्वल टू 3:3000, 2:2000। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किस तरीके से करेंगे आप। देखिए गाँव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 15, स्त्रियों की जनसंख्या में 10% है, यानी स्त्रियों की जनसंख्या में 10% प्लस 5% इंक्रीमेंट ज़्यादा है। स्त्रियों की जनसंख्या में 5% इंक्रीमेंट ज़्यादा है। अब एक बात बताइए, आप लोग इस तरीके से सोचिए, यदि पुरुषों की जनसंख्या भी 10% बड़ी होती और महिलाओं की जनसंख्या भी 10% बड़ी होती, तो बताइए यदि गाँव में पुरुष और महिलाएं रह रहे हैं, तो पुरुष भी 10% बढ़ रहे हैं तो महिलाएं भी 10% बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब हमारी टोटल जनसंख्या 10% से बढ़ जाती, तो कितनी हो जाती, 500 बढ़ जाती। जबकि जनसंख्या बढ़ी कितनी है, 600, देखिए 5000 से 5600 यानी 600 हो गई। कितनी ज़्यादा बढ़ी, 100 बढ़ी, ज़्यादा बढ़ी। तो 100 ज़्यादा बढ़ी है किसकी वजह से, क्योंकि महिलाओं में 5% इंक्रीमेंट ज़्यादा है। तो 5% किसके बराबर, महिलाओं का 5%, 100 के बराबर। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 5% का मतलब 1/20 हुआ, 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो महिलाओं की जनसंख्या 2000 हो गई। अब बताओ 5000 में से 2000 महिलाएं हैं तो बाकी 3000 क्या होंगे, पुरुष होंगे।
तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, बोला है किसी गांव की जनसंख्या 8,000 एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% था, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो ये तो एलिगेशन से आप सीधे सीधे लगा लेंगे, पुरुषों की जनसंख्या में 10%, महिलाओं की जनसंख्या में 9%। नहीं, एक सेकंड, पुरुषों की जनसंख्या में 10%, तब महिलाओं की जनसंख्या में 8%, और टोटल जनसंख्या में 9%। 10 और 9 का डिफरेंस 1, 8 9 का डिफरेंस 1। तो हमारे हिसाब से पुरुष और महिला जनसंख्या का रेशियो बना आ गया। दो रेशियो किसके बराबर? 8,000 तो 1 रेशियो 4,000, यानी बराबर बराबर जनसंख्या बराबर, यानी जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। तो 4,000 पुरुष थे, 4,000 महिलाएं। तो आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या करें, 1 बिलियन में 15% नमक है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया जाए तो बिलियन में नमक का 20% है। एक बात बताइए भाई, नमक और पानी का विलयन है, मान लीजिए ये नमक और पानी का विलयन है, ठीक है। इसमें से पानी वाष्पित कर दोगे तो नमक की मात्रा क्या चेंज होगी? मान लीजिए इसमें 10 किलोग्राम पहले नमक पड़ा था और 20 लीटर पानी पड़ा था, मान लीजिए 60 लीटर पानी पड़ा था, ठीक है। तो इसका टोटल 80 किलोग्राम के आसपास लगभग बैठेगा जाके। लेकिन अब इसमें से पानी वाष्पित करोगे तो नमक तो 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, देखिए आपको क्या एग्जांपल समझाया। मान लीजिए नमक और पानी का विलयन है, इसमें 10 किलोग्राम नमक है और 60 लीटर पानी है। फिर स्टार्टिंग में 10 किलोग्राम नमक ले लिया, 60 लीटर पानी ले लिया। अब आपने कुछ टाइम इसका पानी वाष्पित कर दिया। तो पानी जब वाष्पित करोगे तो मात्रा पानी की चेंज होगी। नमक 10 किलोग्राम पहले भी था, बाद में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि इसमें नमक की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी विलयन में नमक की मात्रा जितनी पहले रहेगी उतनी ही बाद में रहेगी। ये कंसेप्ट सेम वैसा ही है जो ताजे फल वाला है और सूखे फल वाला था, जिसमें फल की मात्रा चेंज नहीं होती थी। तो बताओ प्रारंभिक विलयन में कितना परसेंट नमक है? 15% नमक है। और बाद वाले विलयन में 20% नमक है। देखिए पानी वाष्पित किया तो पानी की मात्रा चेंज होगी, नमक की मात्रा चेंज नहीं होगी। तो प्रारंभिक विलयन का 15% नमक और बाद के विलयन का 20% नमक, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रारंभिक विलयन और बाद के विलयन का रेशियो 5 × 15 5 × 20 4:3। हमारे हिसाब से बताओ प्रारंभिक विलयन का रेशियो कितना था? 4। बाद में विलयन का रेशियो कितना था? 3। कितना मात्रा कम हुई? 1। और कम कितना हो रहा है? 30 किलोग्राम, क्योंकि पानी 30 किलोग्राम कम हो रहा है। तो 1 रेशियो 30 किलोग्राम के बराबर, तो 4 रेशियो 120 किलोग्राम के बराबर। तो प्रारंभिक विलयन की मात्रा 120 किलोग्राम और बाद में विलयन की मात्रा 90 किलोग्राम। अब आप परसेंटेज निकालना चाहिए। 120 का 15% देखिए 18 किलोग्राम नमक आ जाएगा, और 90 का 20% 18 किलोग्राम नमक। नमक की मात्रा दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगी। तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? 120 किलोग्राम। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक व्यक्ति अपनी वेतन में से 10% कर चुकाने के लिए शेष का 20% शिक्षा पर, तो शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है। इन सभी के बाद खर्चों के बाद उसके पास 2700 रुपये बचते हैं। एक व्यक्ति वेतन में से 10% कर चुकाने के बाद, तो व्यक्ति की जो भी सैलरी है उसमें 10% कर चुकाने के लिए, तो 10% यदि खर्च कर देगा तो उसकी सैलरी का कितना बचेगा? 90%। 90% का मतलब 9/10। अब जो कह रहा है शेष का, यानी जो बचा है उसका 20% शिक्षा पर, तो 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया बच्चे का, तो बचेगा 80% उसके पास। अब बचेगा तो शिक्षा पर खर्च करने के बाद 80% का मतलब 4/5, 80/100, 20 × 80, 20 × 5 100। मतलब शेष का 25%। अब जो बचा है इतना, ये जो बचा है इसका 25% भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करना है 25%, भोजन पर खर्च कर रहा है, तो जो बचा है उसका 75% अब बचाएगा। 75% का लोग 25 × 75, 25 × 100, 75/100 करेंगे 3/4। तो अब जो बचा है उसका 3/4। इन सभी खर्च के बाद उसके पास 2700 रुपये बचते हैं। कितना रुपये बचता है? 2700 बचता है। 4 से 4 कैंसिल, 27 से डिवाइड करिए, कितनी वर्षा हुआ? तो सैलरी 10 × 50 × 100 कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगी। तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक सैलरी क्या थी? उस व्यक्ति का वेतन बताइए। उस व्यक्ति का वेतन 5000 हो गया। देखिए अपनी सैलरी का 10% खर्च कर दिया कर चुकाने के लिए, तो बचेगा कितना? 90%, 9/10। फिर जो शेष बचा है उसका 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 80%, 4/5। फिर जो बचा है शेष का 25% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 25% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 75%, 3/4 बराबर में 2700। तो 9 4 से 4 कैंसिल, 9 27 से डिवाइड करो 100 बार, 10 × 50 × 100 कितना हो गया? 5000। तो उस व्यक्ति की सैलरी 5000 रुपये थी। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए उसकी जो भी मंथली इनकम है
उसका 25% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, शेष का शिक्षा पर खर्च किया था, लेकिन यहाँ पे मंथली इनकम का ही 15% शिक्षा पर खर्च किया। तो जो भी मंथली इनकम है उसका 24% भोजन पर खर्च कर दिया, 15%, तो 24 15 उसने अपनी इनकम का 39% खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 51%। ठीक है भाई, 24% भोजन पर खर्च कर दिया अपनी इनकम का, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो अपनी इनकम का उसने 39% खर्च कर चुका है। तो बचेगा कितना, 51%। शेष आय में से, अब देखिए अब शेष आय में से कह रहा है, शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर। यानी शेष आय में से 25 20 45% मनोरंजन और यातायात पे खर्च करता है, तो बचेगा कितना, 55%। शेष आय में से 45% और खर्च करा तो बचेगा 55%। 55% का मतलब 55/100, 11/20, बराबर में कितना आ जाएगा, 10,736। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 10,736 गुणे 2000 बटे 51 गुणे 11। आपको डिवाइड करिए, 11 99 कितना बचा, 4 43 11, एक सेकेंड, ग्यारह 99 बचा कितना, 8 83 1177। एक सेकंड, दोबारा डिवाइड करिए, 10,736 यहाँ पे डिवाइड करके ऊपर लिखने की जगह नहीं, 2000 बटा 51 गुणे 11, 11 99 बचा कितना, 8 83 1177, 6 11 छंग 66, 99 8 बचा, 83 1177, 6 बचा, 11 छंग 66। ठीक है, 51 से डिवाइड करिए, 51 एकन 51 बचा कितना, 46 सेकंड। गड़बड़ हो रहा कैलकुलेशन में, एक सेकंड। 10,736 बटा 10,736 गुणे 20 गुणे 100 बटे 51 गुणे 11। एक सेकंड, 24 15 39, तो बचा 61 बचा ये। दोबारा देखिए, अपनी आय का 24% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, यानी 24 15 39 होता है। 39% यदि खर्च करा तो बचेगा कितना, 61%। तो उसकी इनकम का 61% बचा, 61/100। फिर जो बचा है शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर। 25 20 45% खर्च करा तो बचेगा कितना, 15%, 55%। 55% का मतलब 45 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, 55%। 55% का मतलब 55/100, 11/20, बराबर में कितना, 10,736। अब देखिए 11 डिवाइड करके, 11 99 बचा कितना, 8 83 होगा, 1177, 6 11 छंग 66, इनकम 976 गुणे 2000 बटा 61। 61 एकन 61 कितना बचा, 36, 366 हो गया, 61 छंगा 366, 16 गुणे 2000 कितना हो गया, 32। उस व्यक्ति की आय कितनी है, उस व्यक्ति की मासिक आय 32,000 रुपये हो गई। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और अब आज आपका परसेंटेज खत्म हो गया। बाकी जो भी और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अगली बार में जब हम दोबारा स्टार्टिंग से करेंगे तो इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालेंगे। और कोशिश करिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराना चालू करें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि यदि आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो बाकी अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत से लोगों को इन क्वेश्चन में ही दिक्कत होने लगी होगी। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।